आपको अंदर से एक अजीब सा डर रहता है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, कहीं मैं भूल ना जाऊं। ये चीज नहीं भूलोगे भाई। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, जो आपका सेंटर पड़ेगा, वो कहीं और पड़ेगा। आपके दिमाग की जो हैबिट है वो आपके रूम की, आपके टेबल की पड़ी हुई है। तो वहां पे क्या होता है ना, दिमाग काम नहीं करता। एक तो पहले वो चीज दिमाग में चल रही थी और जो सामने क्वेश्चन आ गया, अगर वो वही आ गया तो और गए। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को पहले हिट करो जो हार्ड है। हार्ड पहले करना चाहिए। क्यों? द सॉल्यूशन इज समवेयर इन माय ब्रेन। कहीं तो यहां, कहीं तो कुछ तो घूम रहा है ऐसा चींटी की तरह, लेकिन वो ना आ नहीं रहा सामने। कुछ मत करो, आंख बंद करके शांति से बैठ जाओ। आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो पहले से बेहतर जाए, या अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो अच्छा जाए। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं, और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिनकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन है, एक अच्छा खासा टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो एक महीने पहले बोल रहे हैं हाँ ठीक है फार्म भर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सबसे पहली चीज, आप बार बार उन चीजों को रिवाइज करना बंद करिए जो आप पढ़ चुके हैं पहले से। क्यों पढ़ रहे हो आप उन सब चीजों को जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो? आपको अंदर से एक अजीब सा डर रहता है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, कहीं मैं भूल ना जाऊं। ये चीज नहीं भूलोगे भाई। आपने अपने दिमाग में वो इतनी बार एबीसीडी भूल गए क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर भूल गए क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर भूल गए क्या? नहीं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भूल गए क्या? नहीं ना। नहीं भूले ना भाई। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं भूले ना। क्यों नहीं भूले? क्योंकि इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हो। तो बार बार उन कॉन्सेप्ट्स को, उन्हीं पन्नों को, उन्हीं चैप्टर्स को बार बार मत पढ़ो, मत बार बार अपने दिमाग के अंदर लोड क्रिएट करो इतना ज्यादा। जो याद है वो तो याद है, जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी ऑटोमेटिकली दिमाग से निकल के वो आ जाएगा। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। फोकस उस चीज पे करना है जिसमें आपको बार बार दिक्कत होती है। बार बार आप किसी फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, बार बार आप किसी फॉर्मूले के अंदर माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, बार बार आप कोई फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, बार बार आप कोई कॉन्सेप्ट में हर बार गड़बड़ करते हो। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। रात को सोने से पहले एक पन्ना लो, फटाफट लिखो ये फॉर्मूला है। बार बार भूल जाता हूं, बार बार भूल जाती हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, ये डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आएगा, उसको बार बार करो। किचन में चाय बना रहे हो, पेपर लेके चले जाओ, एक पेन लेके चले जाओ, बनाओ। चाय बनाते बनाते लिख लो कुछ। छत पे बैठे हो, घर वालों के साथ बकचोदी कर रहे हो, एक पेपर पेन ले लो, लिखो बार बार। जहां जगह मिले वहां चालू हो जाओ भाई, सीधी बात है। कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड मत बनाओ। डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर रिवाइज करोगे ना, दिमाग ज्यादा अच्छे से चलेगा। जस्ट प्रैक्टिस एंड फोकस ऑन दोज थिंग्स जहां पे आप बार बार फेल होते हैं, क्योंकि जो आता है वो तो आता ही है। जहां बार बार फेल होते हैं उस पर ध्यान देना है। आप, मुझे पक्का पता है आप लोगों की जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे फुल लेंथ 3 घंटे की। उनको उसकी अलग से एक नोटबुक बनाइए, उसके अंदर ढंग से लिखिए कि यार ये बार बार गलती हो रही है, उसी गलती को बार बार ठीक करो, बार बार उसी गलती को कोशिश करो कि ये गलती दोबारा ना हो। अगर यही सेम क्वेश्चन दोबारा अगले मॉक टेस्ट में आता है तो इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा या करूंगी, ये मैं अपने आप से वादा कर रहा हूं या कर रही हूं। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है सारा बैठ के दोबारा पढ़ना है। रिवीजन का मतलब ये होता है जिसमें कमजोर है उसको ठीक करना है। अगली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा फोकस मत कीजिए। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। सुबह में वो वाले क्वेश्चंस, वो वाला सब्जेक्ट पकड़िए जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना है, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो दिमाग होता है वो काफी ज्यादा एक्टिव होता है, काफी ज्यादा फ्रेश होता है। और उसके बाद आप अपने सेकंड हाफ के अंदर कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जैसे अगर आप जेई दे रहे हैं तो आप केमिस्ट्री पढ़ लो थोड़ा सा, है ना, या फिर फिजिक्स पढ़ लो थोड़ा सा, क्योंकि अब फिजिक्स और मैथ्स दोनों में दिमाग लगाना है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक सब्जेक्ट जरूर ऐसा रखना है जो लॉजिकल होता है, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक बार फिजिक्स कर लो, एक बार केमिस्ट्री कर लो, एक दिन मैथ्स कर लो, एक दिन केमिस्ट्री कर लो, है ना, एक दिन मैथ्स और एक दिन फिजिक्स कर लो। तो इसे चेंज करते रहो, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स को पैरेलली रिवाइज करते रहिए। अगली गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं ये गलती मत करो। अपनी नींद के साथ खिलवाड़ मत करो प्लीज। अपनी नींद के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। आपको लगता है हम 4-4 बजे तक जागेंगे, 5-5 बजे तक जागेंगे, ब्लैक कॉफी पिएंगे, मत करो ये गलती भाई। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे सिर्फ आप अपने दिमाग को डिटीरियोरेट कर रहे हो। इतनी देखा कि मैंने फ्लो में बोला, एकदम डिटीरियोरेट। आप बोल के दिखाओ एक बार, डिटीरियोरेट। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आप अपनी नींद के साथ मस्ती मत करो। मैंने सारी चीजें करके देख ली अपनी लाइफ में, रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह लेट सोना, सब करके देख लिया। और फाइनली मुझे ये चीज पता लग गई कि यार रात को टाइम से सोना, सुबह टाइम से उठना ही सबसे बेस्ट रहता है। रात को लास्ट में हद से हद 12 बजे तक सो जाओ और सुबह 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ। क्या ये हरकत है कि 4-4 बजे तक जागना? अचानक से ना आपको जोश चढ़ता है कि साला आज तो पढ़ेंगे भाई। अचानक से पता नहीं आपको नींद नहीं आ रही होती, कॉफी बनाते हो, 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ते हो, फिर उठते हो 12-12, 1-1 बजे। उसके बाद घर डिस्टर्ब हो रहा है, घर में साफ सफाई हो रही है,
हो हल्ला हो रहा है, अब आपको दिमाग खराब हो रहा है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, अब आप घर वालों पे चिल्ला रहे हो कि मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। फिर घर वालों को एटीट्यूड दिखाते हो, 4 बजे तक पढ़े हैं हम, हमें सोने दो। तो उनके ऊपर एहसान कर रहे हो क्या भाई? अपनी वजह से उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? उनको अपना काम करने तो, गलती आपकी है। आपने अपना रूटीन उनके रूटीन से उल्टा चला रखा है, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। मेरा ये मानना है नींद अच्छे से लीजिए, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि जब तक आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, तब तक आप ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। आप उठा करके किसी भी साइंटिस्ट को देख लो, अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर के मैक्स प्लैंक, किसी को भी उठा करके देख लो भाई, ये लोग 10-10 11-11 घंटे सोते थे, ये बहुत अच्छी खासी नींद लेते थे, क्योंकि इनको पता होता था कि अगर हम ढंग से सोएंगे नहीं, हमारा ये भेजा काम नहीं करेगा और हम अपनी रिसर्च नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? अपनी नींद के साथ मस्ती मत करो। अगर आप जिस जगह बैठते हो, जो आपकी टेबल है, जो आपका रूम है, जहां पे आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप वहीं पे ही चीजों को पढ़ रहे हैं ना, तो आपका जो दिमाग है ना, उसकी एक हैबिट हो जाती है कि यार यहीं पे बैठ के पढ़ाई होती है, तो यहीं से ही चीजें याद होती हैं। अगर आपकी सेटिंग चेंज कर दी जाए, जो कि सेटिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, जो आपका सेंटर पड़ेगा, वो कहीं और पड़ेगा। आपके दिमाग की जो हैबिट है वो आपके रूम की, आपके टेबल की पड़ी हुई है, तो वहां पे क्या होता है ना, दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि एक बहुत ही अनफेमिलियर प्लेस है आपके लिए। तो आपका दिमाग हो सकता है वहां काम ना करे, तो अपने दिमाग को पहले से ट्रेन करके चलो। कभी डाइनिंग रूम में बैठ जाओ, कभी हॉल में बैठ जाओ, कभी किसी और कमरे में बैठ जाओ, कभी छत पे बैठ जाओ, कभी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हो तो वहां बैठ जाओ। अपनी लोकेशंस को चेंज करते रहो, ताकि आपका दिमाग जो है वो लोकेशन से जुड़े ना, कि यार ये रूम है, यही टेबल है, यहीं पे दिमाग चलता है और तो कहीं चलता ही नहीं है। अपने दिमाग को इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन बनाओ, ताकि दुनिया में कोई भी लोकेशन हो, कहीं पे भी आपको बिठा दिया जाए, आसमान में, जमीन में, कहीं पे भी, आपको उससे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के अंदर लोकेशन एकदम चेंज हो जाएगी। तो आपका दिमाग वहां पे भी चलना चाहिए। तो जब भी आपका मन करे ना कि यार आज चलो छत पे बैठ के पढ़ते हैं, आज चलो इस रूम में बैठ के पढ़ते हैं, आज चलो हॉल में बैठ के पढ़ते हैं, आज चलो जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, आज चलो बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, आज चलो टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज, डू नॉट टेक एनी स्टडी मटेरियल और नोट्स विद यू एट योर सेंटर। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मत करो यार प्लीज। क्या हो जाएगा? आपने पूरी साल भर जो तैयारी करी है, काम तो वही आएगी ना। एग्जाम सेंटर से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आप ऐसा क्या उखाड़ लोगे जिससे आपके एग्जाम में 4 चांद लग जाएंगे, आपके रिजल्ट में 4 चांद लग जाएंगे, आपकी रैंक ही पता नहीं कितनी तगड़ी हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला। आराम से रिलैक्स करो, सेंटर पे पहुंचो, किसी से कोई बात मत करो। वैसे भी सेंटर पे तो कोई ऐसा होता ही नहीं जिसको आप जानो, और अगर एक आध कोई दोस्त मिल भी गया या जिसके साथ आप जा रहे हो पेपर देने, उसका सेंटर आपका सेंटर एक ही और वो भी पढ़ने वाला है, तो उसको भी यही सिखाओ कि भाई रिवीजन करने से आप कुछ नहीं होने वाला, आप तो सीधा पेपर ही देना है जाके, आप क्या फायदा। तो अब रिलैक्स करते हैं, मस्ती करो, आराम से गॉसिप करो, सोशल मीडिया की गॉसिप करो, इतना सारा तो वैसे भी कचरा देखते ही हो, उसके ऊपर बातें करो, है ना। फालतू की चीजें जितनी है वो सारी की सारी करो, खूब मजाक मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई की बात मत करो। क्योंकि क्या होगा ना, एक दूसरे से जब आप डिस्कस करोगे या एक दूसरे से पूछोगे या बाकी लोगों की बातें जाकर के सुनोगे कि यार वो क्या कर रही है, उन्होंने कितना प्रिपेयर करा है, तो अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया, कोई ऐसा फॉर्मूला आ गया, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आया, तो आप उस चीज को स्ट्रेस ले लोगे, उस चीज का स्ट्रेस ले लोगे, अपने दिमाग पे बोझ ले लोगे कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है। बात यहां पे खत्म नहीं होती है, आप इसी बोझ को अपने सेंटर तक लेके जाओगे, अंदर तक, जहां पे आपकी सीट होगी, जहां पे आपको आपकी जगह मिलेगी। आपके दिमाग में वो रहेगा कि यार वो नहीं आया, मुझे वो नहीं आया, पता नहीं उसने ऐसा क्या कॉन्सेप्ट बोला था। और जैसे ही आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो वो जो आपका स्ट्रेस होगा ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा। स्ट्रेस का भी स्ट्रेस, एक तो पहले वो चीज दिमाग में चल रही थी और जो सामने क्वेश्चन आ गया, अगर वो वही आ गया तो और गए, और अगर कोई और क्वेश्चन आया जो आपको नहीं आया, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार मेरी तो प्रिपरेशन गई, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं तो गया, है ना। इसीलिए सेंटर से पहले बाहर कोई नोट्स, कोई नोटबुक, कॉपी किताब कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना एडमिट कार्ड, पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान, अगर आप आते जाते रास्ते में कुछ खाएंगे, और अपना एक मोबाइल फोन, अगर आपके पेरेंट वहीं पे है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो मोबाइल फोन आप लेके जाइए, और काम की चीज लेके जाइए, बात खत्म। अपना पेन वगैरह लेके जाओ, बात खत्म। और कुछ भी नहीं करना है, कोई स्टडी। मैं बताऊं, इसके बाद भी तुम लोग ये हरकत करोगे, देख लेना, मैं लिख के दे रहा हूं। जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखी ना, 90% बच्चे ये हरकत करेंगे दोबारा, मेरी ये बात बोलने के बाद भी। कोई बात नहीं, कर लो। आपको ना इसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि सेंटर से जब बाहर आए तो क्या ही फर्क पड़ गया था रिवाइज करके, बिना मतलब में टेंशन ले रहे थे। और जो लोग सेकंड बार दे रहे होंगे, तीसरी बार दे रहे होंगे, वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। कुछ ऐसा आपको यूनिक नहीं मिल जाएगा। हो सकता है एक आधा कुछ आपको कुछ ऐसा पता चल जाए, हाँ चलो ठीक है ये काम का है या कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा बहुत बड़ा यूनिक नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एक और बहुत ही बेहतरीन टेक्निक जिसका आप यूज करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में, अपने एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम देते वक्त। हार्ड स्टार्ट,
जंप टू इजी टेक्निक। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मुझे बहुत अजीब लगा था कि यार ये तो एकदम ही उल्टा है, क्योंकि हमने बचपन से कुछ और सुना है, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा है। हार्ड स्टार्ट जंप टू इजी टेक्निक। इसका मतलब आप शुरुआत में जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, जब आप लॉग इन कर लेते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को पहले हिट करो जो हार्ड है, जो आपको देख के लग रहा है कि यार इसमें ना दिमाग लगेगा बहुत ज्यादा। जबकि ऐसा बोला जाता है कि इजी इजी पहले कर लो, लेकिन अगर आप न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो हार्ड पहले करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ना आपके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं होता, दिमाग पे मेंटल लोड इतना नहीं होता, इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती, आप थोड़े से रिलैक्स्ड होते हो कि यार अभी तो चलो पेपर चालू ही हुआ है, अभी तो हम रिलैक्स हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन करते हो, आपका एक मोमेंटम बिल्डअप होता है। उस वक्त आपके दिमाग के पास पूरी ऊर्जा है लगाने के लिए। उस वक्त आप ऐसे क्वेश्चंस ढूंढिए जो टफ है, जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें ना दिमाग लगाने की बहुत जरूरत है। आप उस क्वेश्चन को करिए, आपको जो नोटपैड मिलेगा, जो आपको सॉल्विंग पैड मिलेगा, पेपर जो मिलता है, उस पर आप सॉल्व करिए। सॉल्व करते करते हो सकता है आपका आंसर आ जाए, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आप कहीं अटक जाओ, उस पेपर के लिए जगह छोड़ दो वहीं पे, और उस पेपर को आप या तो फाड़ के अलग रख दो या उसको फोल्ड करके अगला पेज निकालो और अगले किसी ऐसे क्वेश्चन पे जंप मारो जो इजी है। हार्ड स्टार्ट जंप टू इजी टेक्निक। मतलब स्टार्ट आप करो टफ क्वेश्चन से, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो उसको वहीं पे छोड़ दो, उसके लिए सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि आप दिमाग वगैरह सब लगा चुके हो उस क्वेश्चन के लिए, उसके लिए स्पेस छोड़ दो, इजी क्वेश्चन पे जंप करो। आपको लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है, अब नहीं। आपका जो दिमाग है, जो आपका जो रिलैक्स ब्रेन होता है, जो आपका सबकॉन्शियस है, वो उस टफ वाले क्वेश्चन को बैकग्राउंड में सॉल्व कर रहा है। और मैं अगेन कह रहा हूं, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ होगा जिनको कॉन्सेप्ट याद है, जिनको फॉर्मूला याद है, जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, जिन्होंने पढ़ाई करी है, जिन्होंने तैयारी करी है, उन्हीं के साथ होगा ये। बाकियों के साथ नहीं होगा भाई। कितना भी जंप टू इजी टेक्निक कर लो, कुछ नहीं होने वाला। उन्हीं के साथ होगा जिन्होंने तैयारी करी है, जिनको चीजें पता है, दे नो देयर शिट, राइट। आपके बैकग्राउंड में उसका सोल्यूशन चल रहा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड सडनली आपको एक हिट करेगा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है। या अगर आंसर ही पूरा का पूरा हिट नहीं करेगा तो क्लू मिल जाएगा। जिस स्टेप पे आप अटक रहे थे उससे आपको 2-3 स्टेप आगे का आपको हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा ये करना है इसके अंदर। वो कहां से आया? वो चमत्कार होता है, वो सबकॉन्शियस का चमत्कार होता है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का चमत्कार होता है। अल्टीमेटली चमत्कार क्या? आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है तो जो आपका दूसरा साइड का ब्रेन होता है ना, जो डिफ्यूज्ड तरीके से काम करता है, जो रिलैक्स्ड होता है, जिसको आप सबकॉन्शियस बोल लो, वो अंदर ही अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है, वो चल रहा होता है अंदर बैकग्राउंड में, और आप कॉन्शियसली किसी और क्वेश्चन पे हो, अचानक से आपको स्ट्राइक करेगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा ना कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और पता नहीं अचानक से आपको उसका आंसर क्लिक हो जाता है। वो सारा खेल सबकॉन्शियस का होता है, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, वो काम कर रहा होता है बैकग्राउंड में अपना। तो ये एक आपको बहुत अच्छी टेक्निक है, पर आप इसका इस्तेमाल डायरेक्ट पेपर में, अपने मेन पेपर में मत करना, क्योंकि इसकी हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है। आप इसके लिए पहले घर से तैयारी करो। आप जो मॉक टेस्ट दे रहे होगे, टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, पहले आप वहां पे ये टेक्निक अप्लाई करके देखो। आपको 10 बारी में से आपको 7 या 6 बारी में आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नहीं मिले तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कभी ना कभी लगेगा कि हाँ यार ये चीज काम करती है। ठीक है, इजी क्वेश्चन कर लिया, फिर दोबारा एक और हार्ड क्वेश्चन कर लो। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? अगर आप स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन कर लोगे तो मान लो आप इजी क्वेश्चन कर रहे हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको पता लगेगा ना कि यार आधा घंटा बचा है, 1 घंटा बचा है, मेरे तो इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत टफ हैं, आपके दिमाग के ऊपर एक लोड आ जाएगा। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड अप हो जाओगे कि एक तो क्वेश्चंस बहुत टफ है, ये भी नहीं कि आसान है कि कम मेहनत में ही हो जाए। क्वेश्चंस ऑलरेडी टफ है तो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाने की औकात है नहीं, क्योंकि टाइमर खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम जा रहा है, पेपर खत्म होने वाला है। वो स्ट्रेस अलग से, तो गया पेपर आपका। बहुत सारे बच्चों का पेपर 2 घंटे के अंदर अंदर उनको पता चल जाता है कि अपना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा पेपर सड़ गया, हक दिया मैंने, सब खराब कर दिया मैंने। फिर जल्दबाजी के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग, जल्दबाजी के चक्कर में सॉल्यूशन खराब, आंसर खराब। कुछ बच्चे वहीं बेहोश हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं हमारा करियर खराब हो गया। फिर कुछ बच्चे छत से कूद जाएंगे। ये ड्रामा चलता है हमारे भारत में, मत करो। इस टेक्निक की प्रैक्टिस आप पहले घर से करके जाइए। अगर आपको लगता है डिस्कंफर्टेबल, वेल एंड गुड। अगर आपको अपनी कोई टेक्निक पता है वो भी अप्लाई कर सकते हो। आखिरी और सबसे बेहतरीन टेक्निक जो बहुत कम लोगों को पता होती है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं एक चीज आपको अनाउंस करना चाहता हूं कि मैं जेई, नीट, यूपीएससी या जितने भी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने भी बच्चे हैं, मैं फरवरी एंड तक या मिड ऑफ मार्च या मैक्स टू मैक्स मार्च एंड तक एक कोर्स लेके आने वाला हूं, क्रैक एनी एंट्रेंस एग्जाम। एनी मतलब एनी,
कोई भी दुनिया का एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी, इंडिया का नहीं, दुनिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर आपने उस कोर्स के अंदर बताई हुई सभी चीजों को ढंग से दिल से फॉलो कर लिया, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। 1 साल की प्रिपरेशन 8 महीने में, 7 महीने में खत्म हो जाएगी। रिजल्ट की गारंटी तो दुनिया में कोई नहीं ले सकता। मैं क्या, आप खुद अपने रिजल्ट की गारंटी नहीं ले सकते। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपके रिजल्ट की गारंटी नहीं ले सकते। भगवान आपके रिजल्ट की गारंटी नहीं ले सकता, तो मैं कैसे ले सकता हूं? मैं तो बहुत ही तुच्छ सा छोटा सा प्राणी हूं। लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि जो बताऊंगा ना, वो ऐसा सॉलिड बताऊंगा, क्योंकि मैं 6 महीने 7 महीने से इस कोर्स के ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे परेशान है कि उनके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होते और दिमाग में कुछ होता भी नहीं है कि लाइफ में करना क्या है। तो कम से कम एक चीज पकड़ लेते हैं कि चल यार जेई की प्रिपरेशन कर लेते हैं, चल यार नीट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, एसएससी के एग्जाम दे लेते हैं। बीटेक के बाद बहुत सारे बच्चे गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो चल गेट दे लेते हैं, कुछ तो हो जाए लाइफ में। जब तक उनको नहीं क्लियर होता कि उनको लाइफ में क्या करना है, एटलीस्ट यहां की जो प्रिपरेशन है वो तो आसान हो। उस कोर्स के अंदर मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, एसएसटी, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको यह पढ़ाऊंगा कि पढ़ना कैसे है, कॉन्सेप्ट्स कैसे पढ़ने हैं, मेमोराइज कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है। ये जो हार्ड स्टार्ट इजी टू जंप टेक्निक है, ये भी वहीं से मैंने जो रिसर्च में जब मैंने पढ़ा था, जब मैं पढ़ रहा था, तो वो भी वहीं से आई थी, जो मैंने आपको शेयर किया यहाँ पे फ्री में। तो आपको इस बात को समझना है कि कैसे चीजों को पढ़ना है, कैसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कैसे रिवाइज करते हैं, डिमोटिवेशन आए तो क्या करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे डील करें, और सारी की सारी फुल पैक्ड विथ न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी, फुल रिसर्च के ऊपर मैं आपके साथ ऐसे हवा हवा में बातें नहीं करूंगा, प्रॉपर रिसर्च के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों से बात करूंगा। तो वेट करो, जैसे ही कोर्स प्रिपेयर हो जाएगा मैं अनाउंस कर दूंगा। लास्ट स्ट्रैटेजी जो बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, जब भी आप किसी क्वेश्चन में अटक जाएं या आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि यार कहीं ना कहीं दे रहा है, देयर इज द सॉल्यूशन इज समवेयर इन माय ब्रेन, कहीं तो यहां कहीं तो कुछ तो घूम रहा है ऐसा चींटी की तरह, लेकिन वो ना आ नहीं रहा सामने। कुछ मत करो, आंख बंद करके शांति से बैठ जाओ और वो पेज, वो कॉपी का पन्ना, उस बुक का पन्ना, उस मॉक टेस्ट की वो स्क्रीन, वो प्रैक्टिस रजिस्टर, वो लोकेशन जहां पे आप वो क्वेश्चन कर रहे थे, कौन से रजिस्टर में कर रहे थे, कौन सा पेज था, पेज में ऊपर की साइड किया हुआ था कि नीचे की साइड, वो हमें पता होता है क्योंकि हमने इतने टाइम से तैयारी करी है। उस पेज को याद करने की कोशिश करो। अब अगेन वो पेज आपके सामने तभी आएगा जब आपने बहुत बार रिवीजन कर रखी होगी। उस पेज की पिक्चर आपके सामने तभी आ पाएगी जब आप बहुत बार उस चीज को याद कर चुके होगे। समझ रहे हो? बहुत बार उसकी शक्ल देख चुके होगे। लास्ट टाइम कहीं पे खाने पीने गए थे, जिस बंदे को ऑर्डर दिया था उसकी शक्ल याद है? याद है? उससे पहले वाले की याद है? नहीं याद है। क्यों? बिकॉज अगर आप कल ही गए थे तो फिर तो वो मेमोरी में रहेगा, लेकिन काफी टाइम पहले की अगर मैं बात करूं, 1 महीने पहले की, नहीं याद है ना? क्यों? कितने सारे लोगों से मिलते हैं क्योंकि आपने बार बार उनकी शक्लें नहीं देखी है ना? जिस चीज की बार बार आप शक्ल देखोगे अपने सामने, वो छप जाएगा। तो अगर वो छपा हुआ है और आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो, रिलैक्स हो जाओ और याद करने की कोशिश करो कि यार वो क्या पेपर था, कौन सा पेज था, कहां वो फॉर्मूला, कुछ तो। हाँ, 10 बारी में से 8 बारी आपका ये जो तरीका है ये सक्सेसफुल होगा ही होगा, बशर्ते आपने तैयारी और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रखी है, आपने उस पन्ने को बहुत बार देख रखा है। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, आपको याद आ जाएगा। नहीं आए तो ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ जाना, बाद में हो सकता है याद आ जाए, और नहीं आए तो फिर छोड़ देना, टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। ये चीजें जरूरी नहीं है हर बार 100% ही काम करें, लेकिन 10 में से 8 बार करती ही करती हैं, और अगर कर जाए तो सोचो कितना मजा आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।